नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से एक नई क्लास लेके आए हैं। साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व का जो सिद्धांत सीरीज हमारी चल रही थी, ये अपने फाइनल फेज की तरफ हम लेके चल रहे हैं। और व्यक्तित्व के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हम आज जो डिस्कस करेंगे, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिक थ्योरी गिवन बाई सिगमंड फ्राइड। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत बोल दीजिए, मनोविश्लेषणवाद बोल दीजिए। इन सब चीजों को जब हम बात करते हैं, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा सा हम लास्ट क्लास में चलते चलते थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो सिगमंड फ्राइड थे वो कौन थे, कब इनका जन्म होता है, कब इनकी डेथ होती है। जब लाइफ स्पैन की बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की तो ये 1856 1856 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर जन्म होता है? ऑस्ट्रिया वियना में इनका जन्म होता है। और इनकी जो डेथ होती है 1939 में लंदन में इसकी डेथ होती है। पेशे से जब हम बात करते हैं तो पेशे का इनका काफी उत्कृष्ट पेशा रहा है। तंत्र का मनोविज्ञानी थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। और साथ में ये जब मनोविज्ञान की दुनिया में इन्होंने पदार्पण रखा अपनी क्लिनिक निदानात्मक क्रियाविधि के आधार पर। किसके आधार पर? निदानात्मक अनुभवों के आधार पर। तो इसको बोलते हैं मनोचिकित्सक। क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सक। निदानात्मक जो अनुभव थे, इस मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार मानते हैं निदानात्मक अनुभवों को। और इनकी जब हम बात करते हैं 1873 से लेकर 1881 तक, 1873 1873 से लेके और 1881 तक का जो टाइम था, इन्होंने इस ड्यूरेशन में इन्होंने मास्टर ऑफ सर्जन और मास्टर ऑफ सर्जन की डिग्री प्राप्त की थी वियना यूनिवर्सिटी से। कहां से की थी? वियना यूनिवर्सिटी से। इसके बाद में इन्होंने एक पेंसी नगर का जो असाइलम था, कहाँ का? पेंसी नगर का। पेंसी नगर असाइलम में इन्होंने जॉब की थी एक मनोचिकित्सक के रूप में, जहां पर इन्होंने एक मनोरोगी जिसका नाम था पेपनहेम। क्या नाम था इसका? पेपनहेम। देखो घटनाक्रम जो होता है 1881 के बाद की ये घटनाएं हैं। और वहां पर किसकी बात होती है? पेंसी नगर। और पेंसी नगर की जब बात करते हैं, ये फ्रांस का एक शहर है पेंसी नगर। और पेंसी नगर कहां पर है? ये फ्रांस में। कहां पर है ये? फ्रांस में। यहाँ एक असाइलम है। क्या नाम है? असाइलम। असाइलम से बोले तो पागल खाना बोल सकते हैं इसे, कि जो पागल खाना है। पागल खाना का मतलब होता है कि जो मनोरोगी होते हैं, मनोरोगियों का जो एक अध्ययन एवं चिकित्सा भरण पोषण के लिए जो भी जो शेल्टर स्थापित किए जाते हैं, उसको पागल खाना बोलते हैं, असाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइलम्स। इस असाइलम में इन्होंने जॉब किया था, जहां पर इनका जो संपर्क हुआ था एक पागल होती है पेपनहाइम। क्या नाम है इसका? पेपनहाइम। पेपनहाइम। या ऐसे निकनेम बोले तो इसका नाम था बर्था, जिसको इन्होंने नाम दिया था अन्ना ओ। क्या नाम दिया इन्होंने? अन्ना ओ नाम दिया था, अन्ना ओ। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। क्या नाम दिया गया है पेपनहाइम को? अन्ना हो। कौन थी ये? एक मनोरोगी है ये। कौन है भाई ये? इस पेंसी नगर के पागल खाने की ये एक मनोरोगी थी। मनोरोगी का मतलब है कि मानसिक बीमारी से ये पीड़ित थी, साइकोसिस थी, ये मनोरोगी थी। इन पर इन्होंने अध्ययन किया था। और इन पर अध्ययन करने के बाद में इन्होंने जब अध्ययन किया तो एक तो इन्होंने 1895 में इनके जब दौरान 1895 की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्टडीज इन हिस्टीरिया। द स्टडीज
इन हिस्टीरिया। हिस्टीरिया को हिंदी में बोले तो बोलते हैं उन्माद। क्या बोलते हैं? उन्माद। मतलब उन्माद का अध्ययन। उन्माद का जो तात्पर्य होता है, जैसे हम आम भाषा में बात करें तो जो दौरे होते हैं ना, दौरे से पड़ते हैं किसी के, उसको बोलते हैं उन्माद। या ऐसे बोले मिसमिसी सी आम है किसी को, तो वो मिसमिसी का जो होता है ना, किसी एकदम अचानक से एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, उन्माद जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टीरिया। ये इनका रोग का अध्ययन किया था। अध्ययन जो किया था इन्होंने, कि ये जो अध्ययन किया था इसमें जो सहयोग किया था फ्रायड का, वो किया था भाई ब्रूअर ने। किसने किया था भाई? ब्रूअर। जो लास्ट डे में भी बताया था कि इनके साथ इन्होंने कार्य किया था। और जब ब्रूअर के साथ में इन्होंने ये बुक लिखी थी, इसके बाद में एक जो दूसरी जो इंपोर्टेंट बुक मैंने आपको बताई थी, एक बुक बताई थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। 1900 की बुक है ये, 1900 ईस्वी की बात है ये। 1900 में कौन सी लिखी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। और इंटरप्रीट का मतलब होता है विश्लेषण। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ये इन्होंने किताब लिखी थी। और यही किताब इनके जो कॉन्सेप्ट है साइको एनालिटिक मनोविश्लेषण का, वो रहता है। कौन सी किताब? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। कब आई है ये बुक? 1900 ईस्वी में आई थी। ये सब किताब को मनोविश्लेषणवाद का आधार मानते हैं, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व सिद्धांत का आधार मानते हैं। दो महत्वपूर्ण किताबें हैं इस सिगमंड फ्राइड की। इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो ये किताब लिखी थी, किताब के साथ में इन्होंने व्यक्तित्व अध्ययन की विधि दी। क्या दी? व्यक्तित्व अध्ययन की विधि। व्यक्तित्व अध्ययन की विधि। विधियों की जब हम बात करते हैं तो इनकी 3 विधियों के नाम आएंगे। कितनी विधियों के नाम आएंगे? 3 के। कितनी? 3। स्वप्न विश्लेषण, और एक विधि आती है इनकी साहचर्य विधि। कौन सी विधि आती है? साहचर्य विधि। और स्वप्न विश्लेषण, साहचर्य विधि, इनकी ये इंपोर्टेंट है। इनमें से ये जो दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही दी गई है। एक लगभग इनसे मिलता जुलता नाम चलता है स्वप्न के आधार पर ही, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं स्वप्न विश्लेषण। एक साहचर्य का नाम आते हैं, साहचर्य विधि का। साहचर्य का मतलब होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसके पास में रहकर, उसे पता नहीं चले, और उस पता नहीं चले तो उस आधार पर साइलेंटली जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम साहचर्य विधि। साथ रहकर अध्ययन करना, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर, अपनी पहचान को छिपाकर, और हम साथ रहकर अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं साहचर्य विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? साहचर्य विधि। तो इस तरीके से इन्होंने इन विधियों को महत्वपूर्ण बनाया था व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। इससे आगे की बात जब हम करते हैं कि जो ये इनका सिद्धांत था कि भाई सिद्धांत की विषय वस्तु, कि सिद्धांत की जो विषय वस्तु की जब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत की विषय वस्तु क्या है, तो इन्होंने जो विषय वस्तु ली थी वो विषय वस्तु ली है इन्होंने अचेतन मन। कौन सी विषय वस्तु ली है? अचेतन मन। देखो इस बात को समझिए कि जब हम बात करते हैं कि भाई मनोविज्ञान की विषय वस्तु की, जो मनोविज्ञान की जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो मूलतः 4 बताई थी, कि एक सबसे पहले स्टार्टिंग की जो विषय वस्तु रही थी वो आत्मा रही थी। इसके बाद में जो विषय वस्तु रही थी वो मन रही थी।
मन के बाद में जो विषय वस्तु रही थी वो चेतना रही थी, और चेतना के बाद में जो विषय वस्तु रही थी वो व्यवहार रही थी। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये मनोविज्ञान की विषय वस्तुओं की बात है कि ये किस तरीके से विषय वस्तु प्रभावी रही थी और क्या इनका रोल था सिगमंड फ्राइड का। किसका? सिगमंड फ्राइड का। तो जब मन की विषय वस्तु चल रही थी 17वीं शताब्दी में, तो इन्होंने क्या किया कि इस मन का जो कॉन्सेप्ट था, मन के कॉन्सेप्ट की इन्होंने आलोचना की थी। और आलोचना का जो कारण था वो क्या था कि मन के इन्होंने जो स्वरूप था, मन के स्वरूप को इन्होंने विश्लेषित नहीं किया था कि मन का जैसे जो मूल कॉन्सेप्ट था, पोम्पोनोजी ने इसका व्यवस्थित रूप से एक स्वरूप प्रस्तुत किया था, लेकिन ये आलोचना का शिकार रही थी ये विषय वस्तु। कारण क्या था कि इन्होंने जो बल दिया था वो मन के चेतन भाग पर दिया था, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने जो पूरा मन का जो कॉन्सेप्ट है, मन का पूरे का विश्लेषण किया कि भाई जो मन होता है ना, चेतन मन तो केवल कौन सा मन? चेतन मन तो केवल भाई 1/10 होता है कि भाई चेतन मन है वो तो केवल 1/10 है, और 1/10 से तात्पर्य है कि केवल और केवल 10%। अब बताओ कि हम 10% के प्रति 10% के आधार पर क्या हम उसे विषय वस्तु बना लें? इसलिए ये शिकार हो गया था मन की जो बात हुई थी। तो इस तरीके से ये इन्होंने किस पर बल दिया था भाई? अचेतन मन पर बल दिया था। किस पर बल दिया था भाई? अचेतन मन पर बल दिया था। चेतना की जो आलोचना, मन का जो स्वरूप था, मन का स्वरूप की आलोचना हुई, उसके बाद चेतना आई थी, और चेतना जो होती है वो इसी से मिलती जुलती विषय वस्तु थी। चेतना थी वो मन की ही चेतना का वर्णन किया था, और जो मन की चेतना बताई वो कितनी थी? 10% थी। इस तरीके से जब ये चेतना की जब आलोचना हुई थी, तो उस तत्कालीन स्थिति में इन्होंने मन का विश्लेषण किया था, मन का। और मन का विश्लेषण भी मूलतः किस आधार पर था? अचेतन मन के आधार पर था। तो ये इनकी विषय वस्तु रहती है। इससे आगे जब हम देखते हैं कि जो सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के भाग कितने हैं, क्या है इस सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में? मनोविश्लेषण सिद्धांत में। इस सिद्धांत का जब वर्गीकरण करते हैं तो 3 भागों में हम इसका वर्गीकरण करते हैं कि एक भाग है इसका आकारात्मक। कौन सा? आकारात्मक। दूसरा भाग जो मिलेगा आपका वो होगा आपका गत्यात्मक, गत्यात्मक भाग। और तीसरा जो है वो है आपके लैंगिक विकास। कौन सा विकास? लैंगिक विकास। इस तरीके से इस सिद्धांत का जो संपूर्ण अध्ययन है 3 भागों में वर्गीकृत कर ये सिद्धांत के भाग हैं। ये सिद्धांत के भाग कितने भाग बता दिए? 3 भाग। कि सबसे पहला है आकारात्मक। आकारात्मक से तात्पर्य है कि जो इनकी विषय वस्तु थी, कि विषय वस्तु क्या है? मन का विश्लेषण। मन के विश्लेषण में भी मूलतः क्या था भाई? चेतना का विश्लेषण। तो जो चेतना का चेतन, अचेतन, अर्धचेतन जब हम पढ़ते हैं वो आकार की बात होती है। आकार का जो स्वरूप है ये भी 2 भागों में चलता है। कितने भागों में चलता है? 2 भागों में। जब 2 भागों की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ये 2 भाग हैं, तो इनमें से एक भाग चलता है आपका टोपोलॉजी के आधार पर या आकार के आधार पर। और आकार या संरचना जो एक स्थिर संरचना है मन की वो। और दूसरा है कि भाई मन का गतिशील भाग, मन का गतिशील भाग। ये दो चीजें हैं। गतिशील से तात्पर्य है कि ये अस्थिर है। बात किसकी है? इन दोनों में जो मूल कॉन्सेप्ट है, आकार किसके आकार की बात कर रहे हैं? मन के आकार की बात कर रहे हैं कि मन का आकार क्या है। मन के 2 तरीके के आकार हैं। एक स्वरूप बताया इन्होंने कि भाई आकार या संरचना। आकार या संरचना के आधार पर इन्होंने जो मन के भाग बताए थे वो बताए भाई। एक बताया इन्होंने चेतन। कौन सा बताया? चेतन। एक बताया इन्होंने अर्धचेतन। कौन सा बताया था? अर्धचेतन। और तीसरा जो भाग बताया वो बताया था इन्होंने अचेतन। क्या बताया? अचेतन। 3 तरीके के भाग हो गए इस आकार या संरचना में, जिनका हम व्यवस्थित अध्ययन करने वाले हैं। मन का जो गतिशील की बात करते हैं तो इस गतिशील भाग में जो भाग चलते हैं, एक चलता है उपहम। क्या चलता है? उपहम। एक चलता है अहम और एक चलता है परहम। एक क्वेश्चन यहां से आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत आकार या टोपोलॉजी एवं डायनेमिक गतिशीलता की वकालत करता है?
तो आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि जिसमें आकार की बात की गई है, मन के आकार को जो बताया है इन्होंने, वो कितने भागों में बताया? 3 भागों में, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। और मन का जो गतिशील भाग है उसमें कौन कौन सम्मिलित किए? उपाहम, अहम और परहम। उपाहम से तात्पर्य है कि इसे हम बोल सकते हैं इड। क्या बोल सकते हैं? इसे इड बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ईगो बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सुपर ईगो। क्या बोलेंगे? सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, आपने नाम सुने होंगे। इजी गोइंग, काफी सरलता की तरफ हम इसे लेके चलेंगे। गत्यात्मक भाग की जब हम बात करेंगे तो इस भाग में, गतिशील भाग की जब हम बात करेंगे तो इस भाग में हम, पता है, देखो 3 चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मूल प्रवृत्ति। क्या पढ़ेंगे इसमें? मूल प्रवृत्तियों की बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इसमें चिंताओं की, कि चिंता कितने तरीका की होती है। और तीसरी जो बात होगी इसमें वो होगी अहम रक्षात्मक युक्ति। अहम रक्षात्मक युक्ति, 3 चीजें पढ़नी जाती हैं इसमें। और जब अहम रक्षात्मक युक्ति जब हम देखेंगे, ये आपकी कितनी बताई है? यहाँ सिगमंड फ्राइड ने 6 बताई है। चिंताओं की बात करते हैं, कितनी बताई है? 3 बताई है। मूल प्रवृत्ति बताई है, वो कितनी बताई है? 2 बताई है। क्रमिक रूप से हम इनको देखेंगे। इससे अगला जो भाग है, अगले भाग में जो बात होंगी वो इसकी लैंगिक विकास की अवस्थाओं की बात होती है। किसकी बात होती है? लैंगिक विकास की अवस्थाओं की बात होती है। और लैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी बताई हैं? आइए डिस्कस करते हैं हम कि लैंगिक विकास की अवस्थाएं और क्या क्या हैं इसमें। देखो, एक बताई इन्होंने मुखीय। कौन सी बताई है? मुखीय अवस्था। एक बात होती है गुदीय अवस्था। कौन सी होती है? गुदीय अवस्था। एक होती है इसकी लिंगीय अवस्था। और तीसरी जो अवस्था है वो है अव्यक्त अवस्था, चौथी। और 5वीं जो अवस्था है उसको बोलते हैं जननीय अवस्था। जननीय अवस्था। ये 4 अवस्था, 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। मुखीय, मुखीय अवस्था का जो टाइम बताया है वो जन्म के साथ में बताया। और जन्म से कितने साल तक की बात हुई है यहाँ में? कि भाई जन्म से 1 या 1.5 साल तक की स्थिति चलती है। गुदी अवस्था चलती है 2 से लेके 3 साल तक। लिंगी अवस्था का जो टाइम होता है 4 से लेके 5 साल तक। और अव्यक्त अवस्था चलती है 6 से लेके 12 साल तक। और 12 से लेके आगे जो चलती है वो चलती है जननीय अवस्था। मुखी अवस्था को इंग्लिश में बोले तो ओरल बोलते हैं। गुदीय को बोलते हैं एनल। लिंगीय को बोलते हैं फेलिक। अव्यक्त को बोलते हैं लेटेंसी। और जननीय को बोलते हैं जेनेटिकल। तो इस तरीके से इन्होंने 5 अवस्थाएं, ये आपको एक संरचना हो गई इस सिद्धांत की। पूरा का पूरा की पूरा मैपिंग आपको इस डिस्प्ले पे दिख रहा है आपके मनोविश्लेषण बाद सिद्धांत में, कि मनोविश्लेषण सिद्धांत में हमें किस किस चीज का अध्ययन करना है। मनोविश्लेषण बाद सिद्धांत के जो भाग हैं वो 3 भाग हैं। 3 भाग में सबसे पहला है आकारात्मक या संरचनात्मक भाग। आकारात्मक भाग को 2 भागों में बांटा है कि मन का जो आकार है 2 तरीके का होता है, कि एक संरचना या आकार के आधार पर चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। दूसरा होता है गतिशीलता के आधार पर, गत्यात्मकता के आधार पर, बदलते स्वरूप के आधार पर। तो ये जो भाग होता है वो 3 भाग होते हैं इसके भी, कि एक होता है इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को हिंदी में बोले तो उपाम, ईगो को हिंदी में बोले तो अहम, और सुपर ईगो को हिंदी में बोले तो परहाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परहाम। तो इस तरीके से ये हो गया आकारात्मक भाग। दूसरा बताया मैंने आपको गत्यात्मक। गत्यात्मक से तात्पर्य होता है कि एक गतिशील भाग, कि ये अस्थिर होती है ये चीजें। मूल प्रवृत्ति भी अस्थिर होती है, चिंता जो होती है वो भी अस्थिर होती है, अहम रक्षात्मक होती है, युक्तियां होती हैं वो भी अस्थिर होती हैं। इस तरीके से इनको बोलते हैं गत्यात्मक स्वरूप। मूल प्रवृत्तियों की जब बात करते हैं, डिस्कस करेंगे, वैसे मूलतः 2 बताई है मैंने, कि एक इरोस का नाम चलता है और एक थेंटोस का नाम चलता है। चिंताओं को जब हम डिस्कस करेंगे तो 3 तरीके की चिंताएं हैं आपकी, कि एक है आपकी वास्तविक चिंता, एक होती है तंत्र का तापी चिंता, और एक होती है आपकी नैतिक
चिंता। इस तरीके से 3 आपकी चिंताएं हो जाएंगी। 6 आपकी रक्षात्मक युक्तियां इन्होंने बतलाई हैं, जिनमें सबसे पहले बताई है दमन, बताई है, एक बताई है इन्होंने युक्तिकरण बताई है, तीसरी इन्होंने प्रतिक्रिया निर्माण बताई है, चौथी इन्होंने प्रतिगमन बताई है, पांचवी इन्होंने प्रेक्षेपण बताई है, और छठवीं जो युक्ति बताई है वो बताई है विस्थापन। इस तरीके से 6 युक्तियों का अध्ययन करना है। और जो लैंगिक विकास की अवस्था बताई है वो कितनी बताई है इन्होंने, वो बताई है इन्होंने 5। कितनी बताई है? 5। मुखीय अवस्था, गोदीय अवस्था, लिंगी अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननीय अवस्था। तो इस तरीके से ये पूरा सिद्धांत कवर होता है इन 3 भागों को लेकर। आगे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आकारात्मक भाग की। किसकी बात करेंगे? नंबर 1, आकारात्मक भाग। और आकारात्मक मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इसे टोपोग्राफिकल भी हम इसे बोल सकते हैं। और ट्रोपोग्राफिकल में हम देखेंगे तो 2 भाग बताए हमने कि एक आप डिस्कस करेंगे किसको, देखो एक बताया मैंने आकार या संरचना, आकारात्मक में भी आकार या संरचना। और देखो संरचना जब बताई इन्होंने तो देखो संरचना इन्होंने बताई किस तरीके से कि ये जो संरचना है वो आपकी इस तरीके से मान लेते हैं, मन की संरचना है। किसकी संरचना है ये? मन की संरचना। मन की संरचना का जो हिस्सा है इसमें से आप इस तरीके से ये डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं, ये मन की संरचना के भाग बनेंगे। आप ये क्या है? जल। क्या बना दिया? जल। और जल में एक भाग बताया इन्होंने चेतन भाग। कैसा बताया? चेतन। दूसरे भाग की बात करते हैं कि इसमें से जो कुछ हिस्सा है कि मन का कुछ भाग ऐसा हिस्सा है कि जिसे हम बोलते हैं अर्धचेतन। क्या बोलते हैं? अर्धचेतन। मान लेते हैं जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले हिस्से को बोल रहे हैं हम क्या? अर्धचेतन। क्या बोल रहे हैं? अर्धचेतन। और जो ये पीछे का हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, इस हिस्से को बोलते हैं हम अचेतन। क्या बोलते हैं? अचेतन। तो बताइए मन के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए कि एक हो गया आपका चेतन। क्या बोल रहे हैं इसे? चेतन बोल रहे हैं। चेतन, कॉन्शियस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चेतन। एक भाग बोल रहे हैं हम क्या? अर्धचेतन, सबकॉन्शियस। और एक है अचेतन, अनकॉन्शियस। तो इस तरीके से इन्होंने ये मन का स्वरूप बताया था कि इस तरीके का मन का स्वरूप होता है। और जो चेतन मन होता है, सबसे पहले बात करेंगे चेतन मन की, कि चेतन मन का जो संबंध होता है वो होता है वही वास्तविकता से या वर्तमान से संबंध होता है चेतन मन का। कि जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो हमारी आंखों के सामने है कोई चीज, वो हमारे चेतन मन में सम्मिलित होती है। किसमें सम्मिलित होती है? चेतन मन में। क्या जो हमारे सामने है, जो वर्तमान से संबंध है, वास्तविकता से जो संबंध है, उसका तात्पर्य होता है चेतन मन से। दूसरा जो मन होता है अर्धचेतन। अर्धचेतन मन का जो भाग होता है, इसका कुछ हिस्सा चेतन से भी लिंक होता है, कुछ अचेतन से। मूलतः वैसे ये अचेतन मन का ही भाग होता है अर्धचेतन, लेकिन इसको हम बोलते हैं कि सुलभ प्राप्य स्मृति। क्या बोलते हैं इसे? सुलभ प्राप्य स्मृति। किसको? इसको सुलभ प्राप्य स्मृति। और सुलभ प्राप्य स्मृति से तात्पर्य है कि इसे इजीली रिकवर किया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में कि हम वर्तमान से हटाकर उसे अचेतन मन में ले जाते हैं। कि हमारे सामने कोई चीज है, उसे हमें याद हो गई अच्छे से, लेकिन उसके बाद में हमने उसे अपने अचेतन मन में से दफना दिया।
लेकिन आवश्यकता पड़ी और हम उसे याद करने लगे तो हम दोबारा से इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे रीस्टोर कर सकते हैं। और जब हम इस चीज को रीस्टोर कर सकते हैं तो इस प्रकार के मन को बोलते हैं हम अर्धचेतन या सबकॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें कोई भी चीजें तैयार कराई जाती हैं, हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा हम सिलेबस पढ़ लेते हैं और पढ़ लेने के बाद में हम जब वर्तमान में जब स्थिति में होते हैं तो नवीनतम हम पढ़ रहे होते हैं। और जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के दौरान कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारा जो अर्धचेतन जो मन था उसे हम दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं कि ये तो हमने पढ़ा था, इस तरीके से हमें इसके बारे में समझाया गया था, बताया गया था, बहुत सारी चीज डिटेल में हम प्रस्तुत करते हैं। और इस तरीके से इसको बोलते हैं हम क्या, अर्धचेतन सुलभ प्राप्य स्मृति, कि इजीली इसको रीस्टोर किया जा सकता है। और एक चीज होती है अचेतन मन। अचेतन मन का जो तात्पर्य होता है, अचेतन मन जो होता है इसके अंतर्गत होती है दमित इच्छाएं। कैसी इच्छाएं? दमित इच्छाएं। अनैतिक इच्छाएं, अमर्यादित इच्छाएं, असामाजिक इच्छाएं, यौन इच्छाएं। इनका इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनका आधार होता है कौन सा? अचेतन मन। कौन सा मन होता है? अचेतन मन। इस अचेतन मन का जो कंटेंट है, अचेतन मन के अंतर्गत जो चीजें सम्मिलित की जाती हैं वो की जाती हैं दमित इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, अमर्यादित इच्छाएं, असामाजिक इच्छाएं, यौन इच्छाएं। दमित इच्छाओं से तात्पर्य है कि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती है, इच्छाओं का समूह होता है हमारे अंदर, और हम जिन चीजों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम उनका दमन कर देते हैं। उनको हम इजीली, हमारा जो मन है वो दमन कर देता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हम, इसलिए ऐसी इच्छाओं को बोलते हैं दमित इच्छाएं। एक होती है अनैतिक इच्छाएं। अनैतिक इच्छाओं से तात्पर्य है कि जो नैतिकता से दूर हो। नैतिकता से दूर से तात्पर्य है कि हम अगर समाज के पटल पर कोई भी व्यक्ति जब जीता है तो बिल्कुल वो नैतिक स्वरूप में प्रस्तुत होता है, लेकिन वही व्यक्ति रात्रि के दौरान या अपनी अनैतिकता से परिपूर्ण भी हो जाता है जब वो अपने पर्सनल जिंदगी में होता है। तो इसी तरीके की इच्छाओं को बोलते हैं अनैतिक इच्छाएं। अमर्यादित इच्छाएं, जो मर्यादाओं से बंधी ना हो, मर्यादाओं से जो परे हो, ऐसी इच्छाओं को बोलते हैं अमर्यादित। असामाजिक इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो समाज से दूर रहकर सोची जाए, समाज की नियमावली से दूर जो इच्छाएं होती हैं उनको बोलते हैं असामाजिक इच्छाएं। एक होती है यौन इच्छाएं। यौन इच्छाएं, यौन प्रवृत्ति जो होती है मनुष्य के अंदर स्वाभाविक होती है, और जब स्वाभाविक होती है तो उनको वो अपनी पर्सनल जिंदगी में ही प्रकट करता है, ना कि अनायास प्रकट कर दे, किसी भी पब्लिक पैलेस पर प्रकट कर दे तो जूते पड़ जाएंगे उसमें। तो ऐसी यौन इच्छाओं को हर जगह शेयर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी इच्छाओं को कहां पर रिस्टोर किया जाता है? अचेतन मन में रिस्टोर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? अचेतन मन में। कौन से मन में किया जाएगा? अचेतन मन में। अर्धचेतन मन को क्या बोल रहे हैं? सुलभ प्राप्य स्मृति बोल रहे हैं। चेतन मन का जो तात्पर्य है ऐसी इच्छाएं जिनका संबंध हमारे वर्तमान से होता है, जो हमारी आंखों के सामने घटनाएं घट रही होती है, ऐसी वास्तविक घटनाओं को हम कौन से मन में करते हैं? चेतन मन में। एक दूसरा जो क्वेश्चन है कि इसका परसेंटाइल की अगर हम बात करें कि भाई ये मन के तीन स्वरूप हो गए। मन कितने प्रकार के हो गए? यहाँ पर तीन प्रकार के हो गए। पहला कौन सा बताया आपको कि भाई एक मन हो गया चेतन, दूसरा मन हो गया आपका अर्धचेतन, और तीसरा मन हो गया अचेतन। अगर बात करें कि भाई चेतन मन कितना है, तो चेतन मन जो है वो 1/10 भाग होता है चेतन मन का, या इसे हम बोले कि भाई 10%। क्या बोले इसे? 10% बोल दीजिए, या 1/10 जो भाग होता है मन का स्वरूप वो चेतन मन का होता है। अर्धचेतन और अचेतन मन ये दोनों ही मैंने पहले भी बताया है कि जो अर्धचेतन है ये अचेतन के अंतर्गत ही आता है। इस कारण ये जो दोनों ही मन है इसका जो क्राइटेरिया है
वो है आपका 9/10 भाग। कितना भाग है? 9/10। या हम इसे ये कहें कि भाई ये 90% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है ये? 90% भाग हमारे मन का कैसा है? अचेतन और अर्धचेतन से युक्त होता है। क्योंकि अर्धचेतन में जो स्मृति होती है वो अचेतन के अंदर ही भंडारित होती है, स्टोर होती है, लेकिन उनको रिकवर किया जा सकता है। और ऐसी इच्छाएं ऐसी होती हैं अर्धचेतन। अब बताओ 9/10 और 1/10 टोटल कितना हो गया? 100%। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को इन्होंने एक जो ये चित्र बनाया है, ये चित्र है पानी में तैरता हुआ हिमखंड। पानी में तैरता हुआ हिमखंड। पानी में तैरता हुआ हिमखंड, इसको हम कह सकते हैं कि ये पानी में तैरता हुआ हिमखंड है। और यहां से जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत मन के स्वरूप को एक पानी में तैरते हुए हिमखंड से तुलना करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? मनोविश्लेषणवाद। कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है वो पानी में तैरते हुए हिमखंड से तुलना करता है हमारे मन की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो स्वरूप होता है, इसी आकारात्मक का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा जो भाग है इसका, वो कौन सा है आपका? दूसरे जो भाग में जब हम बात करेंगे उसको बोलते हैं गत्यात्मक। कैसा भाग बोलते हैं? गतिशील मन। गत्यात्मक या गतिशील। ये देखो नाम एक मूल भाग का भी है और इसका भी भाग है कि भाई गतिशील मन। और जो गतिशील मन है, गतिशील मन के मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि ये भी 3 तरीके के बताए। कि एक बताया मैंने इड की बात की थी, और इड को हम क्या बोल रहे हैं? उपहाम। क्या बोल रहे हैं? उपहाम। दूसरा जो मन बताया मैंने वो बताया था भाई ईगो को। किसको बताया? ईगो को। इसको बोल रहे हैं हम अहम। क्या बोल रहे हैं? अहम। और तीसरा भाग बताया मैंने सुपर ईगो को। किसको बताया है? सुपर ईगो को। और सुपर ईगो को हम क्या बोल रहे हैं भाई? परहाम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परहाम। क्या बोल रहे हैं? परहाम। ये 3 तरीके का जो मन का जो स्वरूप है ये है, ये भी किसमें? पहले में ही है। इसे हम सेकंड इस तरीके से अतिरिक्त ना करके ये हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ये वाला, ये दूसरा है गतिशील। देखो इड जो होता है ये हमारा जैविक स्वरूप है। कैसा है ये? जैविक स्वरूप। जो शिशु होता है जन्म के साथ में, जन्म से जो स्वरूप होता है वो मन का जो भाव होता है वो होता है इड। कौन सा होता है? इड। और इड जो मन होता है, इड मन का जो संबंध होता है वो होता है, इड का मन का संबंध अचेतन मन से। किससे होता है ये? अचेतन मन से संबंध होता है। अचेतन मन से तात्पर्य है कि इसे किसी से लेना देना नहीं है। वही अचेतन मन के कंटेंट, जैसे अनैतिक इच्छाएं, अमर्यादित इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, असामाजिक इच्छाएं, यौन इच्छाएं, इनका जो संबंध है वो किससे होता है? इड से होता है। इस मन की जो प्रवृत्ति होती है ये होती है आनंद। और आनंद के आधार पर इसको कहते हैं हम आनंद मन, आनंदी मन। क्या बोलते हैं? आनंदी मन। कैसा मन का भाग है ये? आनंदी मन। आनंदी मन के साथ इसे क्या बोलते हैं कि भाई दूसरा एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मनुष्य के मन में राक्षस। अनैतिक है ये। मन का जो स्वरूप होता है वो अनैतिक होता है। क्वेश्चन दूसरा ये भी होता है जब हम बाल विकास में देखते हैं कि भाई किस अवस्था में बालक पूर्णतः अनैतिक होता है। तो पूर्णतः जो अनैतिक होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? कि शैशव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में। और शैशव अवस्था से तात्पर्य होता है कि जो अवस्था जन्म से शुरू होती है। तो इसमें जो अवस्था की जो विशेषताएं हमने बताई हैं वही विशेषताएं होती हैं जो अचेतन मन के अंदर होती है। अचेतन मन के जो गुण होते हैं वो अप्लाई होते हैं उपहाम में। और उपहाम जो मन है वो किस तरीके का, किस कैसी प्रकृति का है? आनंदी प्रकृति का मन है। आनंद करो, लूटो, खाओ, मौज उड़ाओ। खाओ पियो मौज उड़ाओ, जो आ जाए छीन लो, झपट लो, पकड़ लो। इसे मतलब अपनी तृप्ति चाहिए इन्हें, चाहे वो
लीगल तरीके से हो, इलीगल तरीके से हो, अनैतिक हो, नैतिकता का कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें कोई ये समझ नहीं होती है कि नैतिकता कोई चीज होती है, और ऐसे मन को बोलते हैं आनंदी। और जब इस तरीके की हरकतें यौन इच्छाओं से ग्रसित हो, अनैतिक इच्छाओं से ग्रसित हो, असामाजिक इच्छाओं से ग्रसित हो, तो ऐसे कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं कि मनुष्य के मन में राक्षस की राक्षसी प्रवृत्ति होती है इस मन की। दूसरा होता है कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो बच्चा बड़ा होने के साथ साथ उसमें जो संप्रत्य निर्माण होता है, वो देखो थोड़ा सा सामाजिक संप्रत्य निर्माण होता है। और सामाजिक संप्रत्य के साथ में जो सामाजिक संप्रत्य जब निर्मित होता है, तो उसमें से पूर्णतः नैतिक नहीं कहेंगे इसे, लेकिन सामाजिक के साथ में थोड़ी सी चेतना का भी विकास होता है। तो इसमें जब चेतन जो भाग आता है, तो इस कारण इसमें जो है वो अहम की प्रवृत्ति है। बच्चे के विकास के साथ में ये अहम प्रवृत्ति आती है। अहम प्रवृत्ति में सामाजिक संबंधों के आधार पर व्यक्ति जो अग्रशील होता है, बालक जो अग्रशील होता है, वो नैतिकता की तरफ होता है। कि नैतिकता की तरफ अग्रसर होता है, ये पूर्णतः नैतिक नहीं है। कौन सा मन? अहम टाइप का मन। और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं वास्तविकता पर आधारित मन। कैसा मन है ये? वास्तविकता। वास्तविकता पर आधारित मनुष्य के अंदर मनुष्य के अंदर मनुष्य बच्चा और बड़ा होता है, इससे आगे यहाँ पर वो थोड़ा सा सही गलत का अंतर महसूस कर लेता है। क्या कर लेता है? सही गलत में अंतर। सही गलत में अंतर। कौन सा मन? अहम टाइप का। लेकिन सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, ये श्रेष्ठता की तरफ जागृत होता है, ये श्रेष्ठता से पूर्ण होता है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता से युक्त नैतिक मन। कैसा है? नैतिक मन है, नैतिकता से पूर्ण हो गया, नैतिक मन है ये। और इसी कारण इस मन की जो तुलना की है, इस मन को बोलते हैं मनुष्य के अंदर देवता। क्या बोलते हैं इसे? मनुष्य के अंदर देवता भी बोलते हैं। किस तरीके के मन को? नैतिकता के। जैविक स्वरूप किसका है? ईड का। जन्म के साथ है, जन्म के साथ बच्चा जैसे बाल्यावस्था के स्वरूप में की तरफ आया, तो उसमें सामाजिकता विकसित होती है। सामाजिकता के साथ में उसमें नैतिकता की तरफ अग्रसित होता है। पूर्णतः नैतिक नहीं होता है कि आवश्यकता पड़े तो वो नैतिकता भी दिखा रहा है, और आवश्यकता के अतिरिक्त अगर उसे चांस मिले तो वो अनैतिक भी हो जाता है। ये दोनों के मध्य की स्थिति है। इड और सुपर ईगो दोनों से ये मध्य का जो स्वरूप होता है उसको बोलते हैं अहम। जबकि सुपर ईगो होता है, ईगो का ही है। देखो ये ईगो है, ये सुपर ईगो है। इसका मतलब इसका भी कंटेंट इसमें सम्मिलित है। तो ये इसमें नैतिकता की शुरुआत मान लीजिए, लेकिन पूर्णतः नैतिक नहीं होता। जबकि ये जो मन है, ये श्रेष्ठता से युक्त है। इसमें जो प्रकृति होगी वो एक तरीका से शुद्धता की तरफ होगी, श्रेष्ठता की तरफ है। तो इसका मतलब है कि मन का ये शुद्ध जो रूप है, वो शुद्ध रूप है। ये कैसा रूप है? ये शुद्ध। शुद्धता इस मन में होती है, और इसी कारण इसको क्या बोल रहे हैं हम? मनुष्य के अंदर देवता। तो ये जो मन का गतिशील भाग है, ये बदलता रहता है प्रत्येक व्यक्ति में। जब हम देखते हैं ये तीनों प्रकार की गतिशीलता, गत्यात्मक स्वरूप पाया जाता है। और जब आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को, जब परिस्थितियां जो होती हैं, हालात होती है, उसमें कई बार व्यक्ति ईड़ से ग्रसित हो जाता है। और जब ईड़ से ग्रसित होता है तो उसके ऊपर जो इच्छाएं होती है, अनैतिक, अमर्यादित, असामाजिक यौन इच्छाएं उस पर हावी हो जाती हैं। लेकिन जब वो जज कर लेता है किसी चीज को कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन वो
उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को लेके चलता है। ऐसा नहीं है सही गलत का तो उसे एहसास हो गया, लेकिन वो जानते हुए भी वो गलत भी कर सकता है, इस तरीके का मन होता है ईगो में। जबकि सुपर ईगो है, सुपर ईगो पूर्णतः शुद्धता पर आधारित है, श्रेष्ठता से युक्त है, नैतिक स्वरूप है मन का। और मनुष्य के अंदर जब देवता कह रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरे आध्यात्मिकता से युक्त मन हो जाता है, जहां पर त्रुटियों की गलतियों की संभावनाएं नहीं होती। इस तरीके से ये गतिशील मन दो भाग बताए हैं। अब बात आती है कि भाई जो अचेतन मन है, इनको जो संबंध हो गया वो किससे हो गया? इनको संबंध हो गया भाई अचेतन मन से। किससे संबंध हो गया? अचेतन मन का भाव हो गया। ईगो कैसा हो गया? इनका जो अर्धचेतन है, अर्धचेतन मन का जो संबंध चल रहा है वो किससे हो गया? ईगो से। और चेतन मन का जो संबंध हो गया वो किससे हो गया? सुपर ईगो से हो गया। कि भाई चेतन मन है, वास्तविक वर्तमान स्थिति में है, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ना चाहता है, शुद्धता को लेकर है, नैतिक मन है। इस तरीके से हम इनको बोलते हैं गत्यात्मक या गतिशील मन के प्रकार। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो दूसरा भाग है हमारा मन का गत्यात्मक भाग। ये बड़ा सेकंड पॉइंट है और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? गत्यात्मक। गत्यात्मक जब भाग की बात करें हम, गत्यात्मक भाग, और गत्यात्मक भाग के मैंने 3 चरण बताए थे। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? डायनेमिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स जो भाग है इसके 3 चरण बताए मैंने। कि एक बताई भाई मूल प्रवृत्ति। क्या बताई? मूल प्रवृत्ति। दूसरी बताई भाई चिंता। दूसरी क्या बताई इसमें? चिंता। और तीसरी क्या बताई इसमें? अहम रक्षात्मक युक्ति। अहम रक्षात्मक युक्ति। ये गतिशील होती हैं ये भी। और गतिशील का मतलब है कि ये परिस्थिति अनुरूप ये चलती हैं, ये जागृत होती है। 3 भाग होते हैं इसके। पहली जो बात होती है वो किसकी होती है? मूल प्रवृत्तियों को लेके होती है। किसको लेके? मूल प्रवृत्ति को। नंबर 1 बात जब हम करेंगे तो मूल प्रवृत्ति। और जो मूल प्रवृत्ति इन्होंने जो बताई है वो 2 तरीके की मूल प्रवृत्ति बताई है। एक बताई है इन्होंने इरोस। क्या बताई है? इरोस। और एक बताई है इन्होंने थेंटोस। इरोस और थेंटोस 2 तरीके की मूल प्रवृत्ति होती है। इरोस से तात्पर्य होता है कि ये मूल प्रवृत्ति जीवन मूलक होती है। जीवन निर्माण वाली जो मूल प्रवृत्ति होती है उनको बोलते हैं इरोस। और जो मूल प्रवृत्तियां होती है जो होती है मृत्यु मूलक। कैसी होती है? मृत्यु मूलक। उनको बोलते हैं थेंटोस। देखो, सिगमंड फ्राइड ने इन मूल प्रवृत्तियों को केवल 2 भागों में बांटा। लेकिन जब हम बात करते हैं मैकडूगल की, तो मैकडूगल के द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों को जो बांटा है वो 14 भागों में बांटा है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिनमें से अगर हम उन 14 मूल प्रवृत्तियों का अगर वर्गीकरण करें कि भाई कौन सी जीवन मूलक है, कौन सी मृत्यु मूलक है। अगर हम बात करें कि भाई जीवन मूलक की, कि अगर हम यहाँ पर जैसे मैकडूगल को भी यहाँ पर सम्मिलित कर दें कि मैकडूगल ने जैसे बताई भाई कि एक बताई भाई प्रेम बताई थी, प्रेम भी बताया था, प्रेम या वात्सल्य की बात की थी। या इन्होंने आत्म गौरव की भी बात की है। इन्होंने इन्होंने संचय की भी बात की है। संचय के साथ में इन्होंने सामूहिकरण की बात की है। तो बताओ, इस तरीके की जो मूल प्रवृत्ति है कि कोई व्यक्ति है जिसमें प्रेम की भावना है, कोई व्यक्ति है जिसमें आत्म गौरव की भावना है, कोई व्यक्ति है जिसमें संचय की भावना है, कोई व्यक्ति है इसमें सामूहिकरण की बात है। तो बताओ ये मूल प्रवृत्तियां बताओ आपको किस दिशा में लेके जाएंगी? आपको जीवन निर्माण की तरफ या मृत्यु की तरफ? जीवन निर्माण की तरफ ऑब्वियसली आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इनको हम क्या नाम देंगे? कि इनको नाम देंगे हम कि भाई जीवन मूलक प्रवृत्ति। और जीवन मूलक मूल प्रवृत्तियों का जो ऊर्जा बल होता है, जीवन मूलक मूल प्रवृत्तियों का जो ऊर्जा बल है उसको बोलते हैं हम ऊर्जा बल। ऊर्जा बल क्या है इनका? ऊर्जा बल होता है लिबिडो। क्या होता है? लिबिडो। क्या होता है? लिबिडो। लिबिडो से जो तात्पर्य है वो है हमारी सेक्सुअल पावर से, सेक्सुअल एनर्जी से।
सेक्सुअल एनर्जी होती है, अगर हम इसे सही दिशा में लेके जाते हैं तो मनुष्य एक अपने जैसा मनुष्य पैदा कर सकता है। और अगर उस सेक्सुअल एनर्जी को अगर कोई व्यक्ति है वो एक गलत दिशा में लेके जाता है तो वो उसे बर्बाद कर देता है। चेहरा उसका एक कालिमा से युक्त एक चमकहीन तेजहीन हो जाता है और वो विनाश की तरफ जाता है। तो जो ऊर्जा बल है, ऊर्जा बल को नाम दिया लिबिडो। और लिबिडो का मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल फोर्स। और जो सेक्सुअल फोर्स होता है वो क्या होता है, जीवन मूलक होता है। सेक्सुअल फोर्स कैसा है, जीवन मूलक है। इसलिए इस ऊर्जा बल को, जो जीवन मूलक या इरोस का जो बल है, उसको क्या नाम दिया, लिबिडो। अगर लिबिडो का अभाव हो जाए, लिबिडो अगर मृत्यु मूलक प्रवृत्ति से जागृत हो जाए तो बाद में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद करेंगे कि डॉक्टर राज, डॉक्टर गेरा मिले हर शनिवार बस स्टैंड के पीछे, शीघ्र पतन की समस्या, शुक्राणुओं की कमी, फलाने की कमी। तो ऐसी जो समस्याएं क्रिएट होंगी वो लिबिडो के अभाव के कारण होती है। तो अपने लिबिडो को आप संचित रखिए और अपने आप को जीवन मूलता की तरफ, जीवन निर्माण की तरफ अग्रसित कीजिए। यही होती है इरोज। थेंटोस से तात्पर्य मैंने आपको बताया है, इन्हीं के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं कि जैसे क्रोध है। कौन सी प्रवृत्ति है, जैसे क्रोध बताया था, क्रोध के साथ में जैसे भय बताया था, भय के साथ में जैसे घृणा की बात होती है, या घृणा के साथ में आपकी विषाद की बात होती है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये एक संवेग है, हालांकि संवेगों पर ही आधारित आपकी मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे क्रोध की मूल प्रवृत्ति होती है युयुत्सा, युयुत्सा भय की स्थिति होती है पलायन, घृणा की स्थिति होती है रिपल्सन या निवृत्ति, और विषाद की स्थिति होती है अपील। तो इस तरीके की जो मूल प्रवृत्ति होती है ये आपको मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। इससे अगला जो भाग है इसका, सेकंड भाग है इसका मूल प्रवृत्तियों से आगे, चिंता। चिंता, चिंता ताता, चीता ता चीता चीता, चिंता ताता। चिंता, चिंता क्या होती है कि चिंताओं का जो संबंध होता है, चिंताओं का संबंध होता है हमारे स्ट्रेस से। किससे होता है, स्ट्रेस से। और स्ट्रेस से तात्पर्य है तनाव। जो चिंता, स्ट्रेस या जो तनाव होता है उनका आधार क्या होता है, चिंता। जब व्यक्ति के माइंड पर जब प्रेशर पड़ता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, तनाव से युक्त होता है। और तनाव के परिणाम स्वरूप जो जागृत होती हैं वो चिंताएं जागृत होती हैं। इस सिद्धांत में चिंताओं को लेकर गतिशील भाग में चिंताएं परमानेंट होती नहीं है, क्योंकि चिंताओं की अगर परिस्थिति को, तनाव को अगर दूर कर दिया जाए, जब तनाव दूर हो जाता है तो ऑब्वियसली चिंता भी हमारे मानसिक पटल से गायब हो जाती है। और इस तरीके से जब चिंताओं की बात करते हैं तो चिंता बताई इन्होंने तीन तरीके की चिंता। एक बताई इन्होंने वास्तविक चिंता। कैसी, वास्तविक चिंता। और वास्तविक जो चिंता होती है, वास्तविक चिंता से तात्पर्य है कि जिसका जो कारण है, कुछ तनाव का कारण जेन्युइन होता है। जेन्युइन से तात्पर्य बोले तो रियल, जैसे प्राकृतिक कारणों पर आधारित। कैसा, प्राकृतिक कारणों के आधार पर। प्राकृतिक कारण कैसे हैं कि जैसे अकाल है या बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, उसके आधार पर व्यक्ति चिंतित होता है। लेकिन वो इस प्रकृति के सामने वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, वो केवल तनाव महसूस कर सकता है। इस तरीके की जो चिंताएं होती हैं, जो प्राकृतिक कारणों के आधार पर जो चिंताएं होती है, उनको बोलते हैं हम वास्तविक चिंताएं। कैसी चिंताएं बोलते हैं, वास्तविक। एक जो चिंताएं होती है वो होती है न्यूरोटिक, या इनको बोले हम तंत्रिका तापी चिंता। कैसी, तंत्रिका तापी चिंता। और तंत्रिका तापी चिंताओं का जो कारण होता है कि तंत्रिका चापी चिंताएं जो होती हैं वो किस तरीके से जागृत होती है, क्यों जागृत होती हैं, तो देखिए तंत्रिका तापी जो चिंताएं होती हैं उनका कारण है कि जब जो इड होता है, इड पर ईगो की निर्भरता, इड पर ईगो की निर्भरता हो जाए,
परिणाम स्वरूप। इड पर ईगो की निर्भरता, मतलब ईगो जो मन है वो इड को कमांड करता है। इड तो बिल्कुल एकदम नालायक है, बिल्कुल एकदम शैतानी प्रवृत्तियों से युक्त मन है। अगर बताओ शैतानी मूल प्रवृत्तियां, अगर राक्षसी प्रवृत्तियां, मनुष्य के अंदर राक्षस भी बोला था इस इड को, वो किस पर हावी हो जाए? ईगो पर। तो जब इड पर ईगो की निर्भरता हो जाए, इड एकदम सरेंडर कर देता है, तो उस टाइम पर जो हमारी चिंताएं जो जागृत होती हैं, वो जागृत होती है हमारी तंत्र का तापी। किस तरीके की? तंत्र का तापी चिंताएं जागृत होती हैं। तो इसका ये आधार है तंत्र का तापी चिंताओं की। अगर हम बात करें कि भाई कैसी होती है, कि अनैतिकता से परिपूर्ण हो जाए कोई व्यक्ति, और अनैतिकता से परिपूर्ण होने के कारण अगर किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, कि मान लेते हैं बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन से कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है और ट्रेन से बिना टिकट के जाना पड़े, जा नहीं रहा है वो, जाना पड़े। एक तो होता है जाना और एक जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोलेंगे हम कि इस स्थिति में तंत्र का तापी चिंता जागृत होगी। कारण क्या है? कि आप देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति ट्रेन से बिना टिकट के जा रहा है। भाई ट्रेन से कैसे जाना चाहिए? लीगल तरीके से जाना है तो आपको टिकट लेनी है, टिकट लेनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि भाई ईगो ईगो डिपेंड हो गया, ईगो कंट्रोल करता है इड को। लेकिन ये कैसा हो गया कि बताओ, ये असामाजिक कार्य हो गया, नहीं हो गया? नैतिक अनैतिक नैतिक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये असामाजिक तो कह सकते हैं, समाज के विपरीत है, हमारी समाज की अवधारणाओं को ये विखंडित करता है। तो ईगो सरेंडर हो गया, ईगो निर्भर हो गया इड पर, कि अब ये अमर्यादित हो गया, मर्यादाओं को हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पर पूरी यात्रा के दौरान आदमी टेंशन में रहेगा कि टीटी आ जाए नहीं आ जाए। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं तंत्र का तापी चिंता। एक होती है आपकी नैतिक चिंता। कैसी होती है? नैतिक चिंता। तीसरी प्रकार की कैसी चिंता है? नैतिक चिंता। और नैतिक चिंता की जब हम बात करेंगे तो देखो, नैतिक चिंता जो है, नैतिक चिंता में जो ईगो होता है, ईगो से गलती हुई, ईगो इड़ के परिवेश में आ गया, और को ईगो को सुपर ईगो से ईगो को सुपर ईगो से दंड के भय से उत्पन्न चिंता कैसी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी नैतिक चिंता। नैतिक चिंता से तात्पर्य है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट ने, मेल और फीमेल दोनों प्लग आ गए, बाइक पर घूम रहे हैं मार्केट में। एक कोचिंग स्टूडेंट और एक गर्ल्स कोचिंग स्टूडेंट दोनों बाइक पर घूम रहे हैं। सामने से टीचर आ जाए, टीचर एकदम वैसे तो गांधी जी का बंदर बन जाएगा कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी उन स्टूडेंट्स पर जो शर्म पड़ेगी वो किसके? कि ईगो ईगो जो है उनका, वो सुपर ईगो से, सुपर ईगो कौन हो गया यहाँ पर? टीचर हो गया। ईगो कौन हो गए? वहां पर स्टूडेंट हो गए। वो मर्यादित स्थिति में, बाकी का कुछ नहीं देखा, लेकिन वो साथ थे, और वो उनको दंडित होने का भय है, कहीं ये टीचर कुछ बताए नहीं, टीचर हमसे कुछ कह नहीं दे, और उसके कारण जो स्टूडेंट होंगे वो कैसे हो जाए? चिंतित हो जाएं। इस तरीके की चिंता को बोलेंगे नैतिकता की चिंता। कि वैसे तो टीचर कुछ कहने वाला नहीं है, और कह भी दे तो क्या उखाड़ लेगा भाई टीचर, क्या कर लेगा भाई टीचर, लेकिन फिर भी वो नैतिकता के परिणाम स्वरूप चिंतित हैं कि यार जो कुछ भी है ये अच्छा नहीं है, उनको ये अच्छे से पता है। तो इस तरीके की जो चिंता होती है उसको बोलते हैं नैतिक चिंता। क्या बोलते हैं? नैतिक चिंता। इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत में चिंताओं के 3 प्रकार बताए: वास्तविक चिंता, तंत्रगतापी चिंता और नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता का जो कारण है वो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न चिंता है। तंत्रगतापी का जो कारण है, जब इड
पर ईगो निर्भर हो जाए या ईगो सरेंडर हो जाए इड के सामने, इड के अधीन हो जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप जो चिंता जागृत होगी वो तंत्र का तापी। और अंतिम है नैतिक चिंता। जब ईगो को सुपर ईगो से दंडित होने का अगर डर सताने लग जाए तो वो चिंता होगी आपकी नैतिक चिंता। इस तरीके से आपकी जो चिंता है वो हो जाती है तीन तरीके की। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो अगले चरण में इस सिद्धांत का जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में जो बात की है वो की है अहम रक्षात्मक युक्तियों की। किसकी? अहम रक्षात्मक युक्तियां। और अहम रक्षात्मक युक्तियों की अगर हम बात करें तो अहम रक्षात्मक युक्ति बताइए इसमें कितनी? 6। कितनी बताइए भाई? 6। कितनी बताइए? 6। पहली, सबसे पहली जो युक्ति है वो है आपकी दमन। कौन सी है भाई? दमन। दूसरी है आपकी युक्तिकरण। तीसरी है आपकी प्रतिक्रिया निर्माण। चौथी है आपकी प्रतिगमन। और पांचवी है आपकी प्रेक्षण। छठवीं है आपकी विस्थापन। कौन सी? विस्थापन। दमन का मतलब है आपका रिप्रेशन। दमन के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो दमन से तात्पर्य होता है कि जो हमारे मानसिक विचार होते हैं, मानसिक विचारों को सीधा, मानसिक विचारों को स्वतः अचेतन मन में पहुंचा देना। अचेतन मन में पहुंचा देना क्या कहलाएगा भाई? दमन। प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से जीना चाहता है, वो भी एक राजा महाराजाओं के किले की परिकल्पना कर सकता है, लेकिन जब वो सोचता है कि यार मेरे पास में भी एक बढ़िया सा किला हो, मेरे पास भी एक बढ़िया सा महल जैसा घर हो, लेकिन घर में नहीं है दाने और अम्मा चली चना बुनाने, अपने आप उसकी जो इच्छाएं हैं वो किस में चली जाएंगी? स्वतः ही। कैसे? यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो किसके आधार पर? स्वतः ही। स्वतः ही जब हम अचेतन मन में पहुंचा दें तो उनको बोलते हैं कैसी? दमन। दूसरा है युक्तिकरण। युक्तिकरण से तात्पर्य है कि इसे तार्किक रूप से इसे हमें स्वरूप देना है, प्रतिक्रिया करनी है, और उसको बोलते हैं हम क्या? युक्तिकरण। क्या बोलते हैं? युक्तिकरण। युक्तिकरण में भी जो मानसिक विचार होते हैं वो स्वतः नहीं जाते, उनको दबाया जाता है तार्किक स्वरूप के आधार पर। किसके आधार पर? तार्किक स्वरूप के आधार पर चेतन में ही जाएंगे, लेकिन स्वतः नहीं जाते। इसमें ये कैसे नहीं जाएंगे? स्वतः नहीं जाएंगे। इनको जो दूसरों की मानसिक विचारों को स्वतः नहीं, सॉरी, एक तो कार्य ऐसे होते हैं जो स्वतः ही अचेतन मन में पहुंच जाए, वो तो होता है दमन। एक होता है कि उनको युक्तिकरण करना। पड़ोसी के पास में बढ़िया सी गाड़ियां हैं, पड़ोसी के पास में बढ़िया सा घर है, पड़ोसी आपके साथ में पड़ा है, लेकिन उसने, एक पड़ोसी ने अपने मेहनत के दम पर बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और दूसरे ये हैं कि भाई साहब साइकिल से का ये पेडल मारते घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसके मन में भी ये होगी कि भाई मैं भी इसी तरीके की स्थिति अचीव करूं, लेकिन बाद में पता चले जब वो अपनी परिस्थितियों पर डिपेंड होकर जब वो चिंतन करेगा तो वो क्या कहेगा यहाँ पर कि पड़ोसी की थाली से, पड़ोसी की 56 भोग थाली से
अपनी रूखी सूखी रोटी अच्छी है। मन को समझा रहा है। क्या कर रहा है? मन को समझा रहा है। ऐसे मन को समझाना जो होता है वो होता है युक्तिकरण। क्या होता है? युक्तिकरण। मन को समझाना क्या हो जाएगा? युक्तिकरण। और जब हम बात करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण की, तो देखो क्रिया के प्रति, प्रतिक्रिया का मतलब क्रिया के प्रति क्रिया निर्माण। क्रिया के प्रति क्रिया निर्माण का मतलब है कि 100 चूहा खाके बिल्ली हज को चली। 100 चूहा खाके बिल्ली हज को चले। क्या कहलाएगी? ये बोलेंगे प्रतिक्रिया निर्माण। मतलब गलत कार्य भी किए और गलत कार्य करने के बाद में बिल्ली कहाँ जा रही है? हज को जा रही है। 100 चूहा खा लिए उसके बाद बिल्ली हज को जा रही है। अरे आपका क्या जाता है? 100 चूहा खा लिए तो ठीक है, उसे रोको मत, जा रही है हज को जा रही है तो जाने दो उसे। अगर तुमने रोका उसे तो वो 100 चूहा और निपटा देगी। इससे तो बेटर है कि उसे जाने दो। 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया निर्माण है। एक व्यक्ति जिसने कार्य किया और कार्य करने के बाद जब वो उस कार्य का जब अंदाजा कर लेता है कि इसका परिणाम क्या है, कार्य से फायदा क्या है, हानि क्या है, उसके बाद में वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। अगर एक नेता है, नेताओं की स्थिति आप इजीली एक दिमाग में स्मृति पटल पर आ ही जाएगी कि नेता भला मांस होना, अच्छा मांस होना की तो परिकल्पना नहीं कर सकते। आप नेता शब्द सुनते ही ये कहेंगे कि भाई 100 विद्या में निपुण है, ये छिलो मोड़ो हो, बिल्कुल एकदम छिलो मोड़ो होना चाहिए। आपको अगर इंसल्ट भी करानी है तो भी फेस कर जाएंगे और सम्मान चाहिए तो भी उसे अचीव कर लेंगे। वो होती है नेता की प्रकृति। तो नेता अगर कोई भ्रष्टाचार पर अगर भाषण दे, नेता अगर भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहा है, नेता भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहा है, बताओ तो बताओ ये क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया निर्माण है। क्रिया के प्रति क्रिया, मतलब भ्रष्टाचार किसने किया? नेता ने किया। और नेता ही उस पर लोगों को सलाह दे रहा है कि भाई भ्रष्टाचार एक गलत बात है, भ्रष्टाचार हमारे देश की जड़ों को खोखली कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये क्या है? एक प्रतिक्रिया निर्माण का एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति प्यार में पड़ जाता है और प्यार में पड़ जाने के बाद में वो भाई प्यार से आनंदित होता है, लेकिन बाय द वे किसी कारणवश प्यार में उसको धोखा मिल जाता है, प्यार विखंडित हो जाता है और उसके बाद वो तालाब के किनारे पे बैठ के गाने गा रहा है, कोई राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। तो खुद ने क्यों किया? फिर भाई राजू को सलाह दे रहा है, वो राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, तुमने क्यों किया? तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं? प्रतिक्रिया निर्माण के एग्जांपल्स हैं। एक होता है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने तनाव या चिंताओं को नियंत्रित करने के लिए जब वो बाल्यावस्था की तरफ, किसकी तरफ? बाल्यावस्था की तरफ की ओर जाना, क्या कहलाएगा? प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब है कि वापस जाना, वापस जाना। बाल्यावस्था की तरफ जा रहा है, एक यंग व्यक्ति है और यंग व्यक्ति अगर बालकों की सी हरकत कर रहा है तो किसका उदाहरण होंगे? प्रतिगमन के। एक व्यक्ति है और व्यक्ति अपने बच्चों के साथ में, जैसे बच्चों की एक्टिविटी होती है कि वो बच्चों के साथ में घुटनों के बल घोड़ा बन जाता है, बच्चों को अपने ऊपर बैठा लेता है और घुटनों के बल चलता है। तो बताओ ये उदाहरण किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिगमन का। किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रतिगमन का, क्योंकि ये एक्टिविटी किसकी थी? बच्चों की एक्टिविटी है, लेकिन कर कौन रहा है? एक बड़ा व्यक्ति कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति है फूट फूट के रो रहा है, उसके बाद में हम क्या कहेंगे? जो बड़े लोग हैं उनको क्या कहेंगे कि ये देखो बूढ़ो है, रो है, लेकिन कैसे रो रहा है? बच्चों की तरह रो रहा है, बच्चों की तरह। अब एक बड़े व्यक्ति के द्वारा बच्चों की तरह रोना मतलब बच्चों की तरफ, जा तो हम बाल्यावस्था की तरफ रहे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिगमन बोलेंगे। एक कोई नारी है, कोई लेडीज है और लेडीज को याद आती है और लेडीज को याद आके अपने एकेडमिक जीवन की, अपने स्कूली जीवन की वो ड्रेस पहनती है।
एक लेडीज के द्वारा स्कूली जीवन की ड्रेस पहनती है, शर्ट पहन लेती है, स्कर्ट पहन लेती है, और वो अपने आप को देखती है कि मैं बचपन में कैसे स्कूल जाती थी। तो बताओ वो क्या कर रही है? प्रतिगमन कर रही है। तो जब हम बाल्यावस्था की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है प्रतिगमन कहेंगे। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? प्रेक्षण का मतलब होता है दूसरों की दूसरों की या परिस्थिति की अमान्य एवं अमान्य मनोवृत्तियों अमान्य मनोवृत्तियों को दूसरों पर डालना क्या कहलाएगा? प्रेक्षण। मतलब सीधा सा एक है कि दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ना। इसको हम क्या कह सकते हैं कि दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ना। अपनी गलती आपने की है और उसका ठीकरा हम दूसरों के सिर फोड़ते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेक्षण। कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, स्कूल जाता है और स्कूल में लेट हो जाता है। लेट होने के बाद में वो बहाना बनाता है कि सर घड़ी लेट थी और घड़ी लेट होने के कारण टाइम गलत बता रही थी, इसलिए मैं लेट हो गया। और गलती तो अपनी थी, तुम्हारे पास में चलो घड़ी लेट हो सकती है, टाइम तो मोबाइल भी बता सकता है, टाइम तो और दूसरी घड़ी से भी हम देख सकते हैं, लेकिन क्या है, अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उस अपनी गलती को दूसरों के जब हम माथे मरते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेक्षण। और एक होता है विस्थापन। विस्थापन जो है इसका मतलब होता है स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन क्या कहलाएगा? विस्थापन। एग्जाम्पल की जब हम बात करें कि जैसे कोई टीचर है, टीचर घर से लड़के गए हुए, टीचर की जो मैडम साहिबा है, मैडम साहिबा ने सुबह सुबह ही उसका मूड एकदम भन्नाट बना दिया, उसे झगड़ा कर दिया। रास्ते में पूरे रास्ते भर टीचर मतलब ये कि गुस्सा में, इरिटेट स्थिति में, चिंता तनाव के कारण वो रास्ते में जा रहा है, और स्कूल पहुंचने के बाद किसी बच्चे ने उससे कि सर जी मैं ये कर दूं, सर जी मैंने ऐसे कर दिया, सर जी उसने ऐसे कर दिया, और उसने बच्चे ने यहाँ इधर आ इधर आ, और उसके दो थप्पड़ उसके गाल पर इधर से दिए, दो इधर से दिए, और उसको दो किक और मारी उसको। मतलब घर का गुस्सा उसने किस पर निकाल दिया? बच्चों पर निकाल दिया। तो ऐसी युक्ति को हम क्या कहेंगे? विस्थापन करेंगे। घर में जो बड़े बच्चे हैं, दो तीन बच्चे हैं किसी के, और उनमें से बड़े बच्चे को मम्मा ने या पापा ने उसे मार लगा दी, उसमें मार लगाने के बाद में रो रहा है। उससे छोटा बच्चा है, वो उसे चिढ़ा रहा है, इलू इलू मार पड़ गई, इल 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 इल, इस तरीके से उसे चिढ़ा रहा है। और चिढ़ाने के बाद में जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे के दो कान पर जड़ देता है, और छोटा बच्चा भी रोना शुरू कर देता है। तो उसने क्या किया? विस्थापन कर दिया कि माता पिता के गुस्से को किस पर निकाल दिया? छोटे भाई बहन पर निकाल दिया। ये भी उदाहरण किसका हो जाएगा? विस्थापन का उदाहरण हो जाएगा। एक बांझ स्त्री के द्वारा एक बांझ स्त्री के द्वारा जिसके बच्चे नहीं है, और वो पड़ोसी के बच्चों से अपना मातृत्व प्रेम है वो लुटाने लग जाए, मातृत्व प्रेम बच्चों पर देने लग जाए, बच्चों से प्रेम करने लग जाए दूसरों के बच्चों से, तो वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा? विस्थापन का उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से ये अहम रक्षात्मक युक्तियां हमने डिस्कस की हैं, जो मूलतः जो शुरुआत की थी वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा की गई थी, लेकिन इनका जो निर्माण किया गया था व्यवस्थित रूप से, वो इसकी जो बेटी थी अन्ना फ्राइड ने इसमें अहम योगदान दिया था इनके निर्माण में। किसने? अन्ना फ्राइड ने। इसमें जो योगदान देती है वो कौन देती है? अन्ना फ्राइड। अन्ना फ्राइड कौन है? सिगमंड की बेटी। किसकी बेटी है ये? अन्ना फ्राइड जो है ये बेटी है, और इस बेटी ने इस सिद्धांत को अहम रक्षात्मक युक्तियों को बतलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इससे आगे जब हम तीसरे भाग की जब हम बात करेंगे, लैंगिक विकास की अवस्थाओं की जब हम बात करेंगे, तो इससे अगला जो भाग है, वो तीसरा भाग जो होता है वो लैंगिक विकास की अवस्थाओं का होता है। तीसरा भाग कौन सा है? लैंगिक विकास की अवस्था। लैंगिक विकास की अवस्थाएं। और लैंगिक विकास की अवस्थाएं
वैसे तो हमने संक्षिप्तता के साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है ये लैंगिक विकास की अवस्थाएं। 5 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5। नंबर 1 मैंने बताई थी मुखी अवस्था। कौन सी बताई थी? मुखी अवस्था। मुखीय का मतलब है कि इसे इंग्लिश में बोले तो इसे ओरल बोल सकते हैं। दूसरी बताई मैंने गुदीय अवस्था। कौन सी बताई थी? गुदीय अवस्था। इसको हम बोल सकते हैं एनल स्टेज। क्या बोल सकते हैं इसे? एनल स्टेज। स्टेज सबके साथ में लग जाएगा। तीसरी बताई थी मैंने आपको लिंगीय अवस्था, और लिंगीय अवस्था जो बताई है इसको हम बोलते हैं फैलिक। फैलिक। चौथी जो अवस्था है वो है अव्यक्त, और अव्यक्त अवस्था को बोलते हैं लेटेंसी। क्या बोलते हैं? लेटेंसी। और अंतिम जो अवस्था होती है वो होती है आपकी जननीय अवस्था। जननीय अवस्था जो है उसको हम बोलते हैं जेनेटिकल। और जेनेटिकल का मतलब होता है जननीय। ये अवस्थाएं हैं, ये आपकी जन्म से शुरू होती है, और जन्म के साथ में ये जो अवस्था चलती है वो चलती है आपकी जन्म से 1 या 1.5 वर्ष तक। इस अवस्था में मुखी अवस्था इसलिए होती है कि इसमें बालक किससे प्रभावित होता है? सहज क्रियाओं से। और जो सहज क्रियाएं हैं, सहज क्रियाओं का मतलब है कि जैसे चूसना, सहज क्रियाएं। इस लैंगिक विकास की अवस्था से तात्पर्य है कि बालक में जो सेक्सुअलिटी है वो सेक्सुअलिटी किस तरीके से चेंज होती है। एक छोटे से बच्चे से जो सेक्सुअलिटी होती है वो किस तरीके से बदलती हुई चली जाती है। जब बच्चा होता है जन्म से 1.5 वर्ष तक का, तो वो अपनी सेक्सुअलिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, वो उसकी जो वासनाएं होती है, जो यौन इच्छाएं होती हैं, वो मुखीय माध्यम से प्रकट करता है। बच्चा जब 6, 7, 8 महीने का बच्चा होता है तो वो जब उसके दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं आते हैं, तो वो वस्तुओं को मुंह की तरफ ले जाता है, और मुंह की तरफ ले जाना सहज क्रिया है। चूसना जिसे बोलते हैं, कोई भी चीज मिल जाओ मुंह की तरफ ले जाएगा, चूसेगा, उसे चबाने की कोशिश करेगा, निगलने की कोशिश करेगा। जब दांत आ जाते हैं तो वो दांतों से काट कर वो अपने अभिव्यक्तियों को प्रकट करता है। छोटे बच्चे को आप खिला के देखो 1, 1.5 साल के, अगर आपका कान हाथ आ गया, उस बच्चे के कान मुंह में आ गया तो कान को काट लेगा। नोजी आप बच्चे के मुंह पर आ गई तो नोजी को काट लेगा, गाल को काट लेगा। इस तरीके से वो अपनी सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं उनको प्रकट करता है। सेकंड एज है आपकी गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था का जो टाइम है ये 2 से और 3 साल की स्थिति का ये टाइम होता है। 1.5 साल से ये बीती हुई जो स्थिति है वो भी इसमें ही इंक्लूड हो जाती है, 1.5 से 3 साल तक की स्थिति में। इस अवस्था में जो बालक होता है, गुदीय से तात्पर्य है कि वो इस अवस्था में जो मलमूत्र विसर्जन है, मलमूत्र विसर्जन करके वो आनंद प्राप्त करता है। मलमूत्र विसर्जन से तात्पर्य है, आप कभी बच्चे को इस तरीके से ना लीजिए कि हम उसमें नैतिकता की बात करें कि बच्चे ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। वो बच्चा है, वो बच्चे में ये स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है। स्वाभाविक सी प्रवृत्तियों में आपने देखा है घर में बहुत सारे जो लेट बाथ बने हुए, लेकिन बच्चे को अगर पोटी करनी है, बच्चे को अगर टॉयलेट करना है, सूसू करना है बच्चे को, तो वो कभी आपको लेट की तरफ या पोटी करने के लिए लेट बाथरूम की तरफ नहीं जाएगा। वो जहां पर उसे आनंद प्राप्त होगा, या तो किसी घर के कोने में, सोफा के पास में, बेडरूम के पास में, या छिपकर वो पोटी करके आनंद प्राप्त करता है। और उसके बाद में अगर बच्चे से पूछा बेटा कहाँ है, पापा कर लिया, मम्मा कर लिया, सूसू कर लिया, पोटी कर ली, वो बताता है, बोलता है, लेकिन वो क्या करता है, उसे उस गुदीय अवस्था में मलमूत्र विसर्जन कर आनंद प्राप्त हो रहा है, और इस तरीके से वो अपनी जो सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं उनको वो पूरा कर रहा है, उससे आनंद प्राप्त कर रहा है। तीसरी अवस्था है लिंगी अवस्था। लिंगी अवस्था जननीय अवस्था से मिलती जुलती है, लेकिन अंतर इतना है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ आ जाता है, जननीय प्रजनन क्षमता से युक्त हो जाता है। इसमें उसमें प्रजनन क्षमता नहीं होती। इस लिंगीय अवस्था के कारण बालक तालाबों के किनारे, कुआं, तालाब, पोखर, जंगल के क्षेत्रों में जाएगा और कुछ इसी तरीके की हरकतें करता है जैसे जननीय क्रियाएं करता है। और इसका जो कारण है,
इसका जो कारण होता है वो दो ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? दो ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्रंथि है? एक ग्रंथि होती है आपकी ओडिपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? ओडिपस ग्रंथि। एक ग्रंथि है आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि। एक इलेक्ट्रा ग्रंथि, एक ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि को हम बोलते हैं मातृ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? मातृ ग्रंथि। और इलेक्ट्रा ग्रंथि को बोलते हैं हम पितृ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पितृ ग्रंथि। ये जो होती है ये मिलती है लड़कियों में। किस में मिलती है? लड़कियों में। ये बालक में मिलती है और ये किस में मिलती है? बालिकाओं में। उल्टा चलता है। ओडिपस ग्रंथि का जो नामकरण हुआ था, यूनान में एक बच्चा था। इस ग्रंथि के परिणाम स्वरूप जो बालक होता है, बालक अपनी माँ की तरफ आकर्षित होता है। एक बच्चे की जो पहली प्रेमिका होती है, पहली जो लवर होती है बच्चे की, वो कौन होती है? उसकी माँ होती है। वो माँ से प्रेम करता है। और वो ओडिपस नाम का एक यूनानी बच्चा, वो देखता है कि वो अपने पिता को अपने प्रेम के मध्य, प्रेम के बीच में, अपनी माता से प्रेम के बीच में वो रोड़ा समझता है पिता को, और वो पिता का मर्डर कर देता है। और इस कारण इस ग्रंथि का नाम, उस ओडिपस के नाम पर ग्रंथि का नाम पड़ गया ओडिपस ग्रंथि। समझ में आ गया? इस समस्या या इस ग्रंथि के परिणाम स्वरूप बालक बंध्याकरण, बंध्याकरण जो कैस्टरेशन बोलते हैं, कैस्टरेशन से तात्पर्य है कि एक सांड होता है, एक बैल होता है। आप अंतर कर सकते हैं कि बंध्याकरण का जो परिणाम होता है वो बैल होता है। बैल केवल बोझा ढोने के लिए इस तरीके से होता है। जो सांड होता है वो प्रजनन क्षमता से युक्त होता है। तो इस बच्चे में जो बालक को भय होता है, बंध्याकरण का भय होता है। किसका भय होता है? बंध्याकरण का भय। किस अवस्था, किस ग्रंथि के परिणाम स्वरूप होता है? ओडिपस ग्रंथि के। इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि में जो एक बेटी होती है, एक लड़की होती है, उसका आकर्षण अपने पिता की तरफ होता है। ओडिपस ग्रंथि में आकर्षण बालक का माता की तरफ हो रहा है। इलेक्ट्रा ग्रंथि में एक लड़की का आकर्षण अपने पिता की तरफ होता है। पिता एक लड़की का जो पहला प्रेमी होता है वो पिता होता है। ये एक निस्वार्थ, एक बिना किसी तरीके की, बिना इलविल का ये प्यार है। ये कोई भी अनैतिक इच्छाएं नहीं है, बच्ची जानती भी नहीं है, बच्चा जानता भी नहीं है, लेकिन वो उस समय की स्थिति के अनुरूप चल रहा है, ये स्वाभाविक तरीके से। तो उसमें जो बालिका होती है उसका आकर्षण किसकी तरफ होता है? पिता की तरफ होता है। और वो कौन सी ग्रंथि के परिणाम स्वरूप होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के परिणाम स्वरूप। और इसके अनुरूप बालक में लिंगीय अवस्था का निर्माण होता है। टाइम मैंने आपको बताया ही है कि लिंगीय अवस्था जो होती है वो कौन से कितने टाइम तक चलती है? कि 4 से लेके 6 साल तक की स्थिति में चलती है ये लिंगीय अवस्था। 6 से लेके 12 साल तक की जो स्थिति होती है, 6 से लेके 12 साल की, इसमें बालक में जो सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअलिटी कैसी होती है? वो प्रसुप्त हो जाती है, गायब सी हो जाती है, वो भूल जाता है। कारण एक ये भी होता है कि बालक 6 से 12 साल की स्थिति में बालक स्कूल जाने लग जाता है, नए नए सर्कल्स में, बच्चों के सर्कल में बालक सम्मिलित होता है, एक टोली का एक सदस्य बन जाता है, और वो इन सेक्सुअलिटी से थोड़ा सा माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसके आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं? अव्यक्त अवस्था। लेकिन 12 वर्ष के बाद, 12 साल के बाद की जब हम बात करें कि भाई 12 साल बाद बालक में ये पुनः जागृत होती है। 12 साल के बाद में देखो किशोरावस्था का आगमन होता है, और किशोरावस्था को ही स्टेनले हॉल द्वारा संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। कि संघर्ष, तनाव, तूफान, कामुकता का पुनर्जागरण, कामुकता का पुनर्जागरण। कामुकता तो इसमें भी थी, लेकिन पुनर्जागरण क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है। इसलिए जननीय बालक जो होता है वो सेक्सुअलिटी की मैच्योरिटी से परिपूर्ण होता है, अपने जैसे नए प्रोडक्शन पैदा कर सकता है, और इसी को बोलते हैं हम जननीय अवस्था। क्या बोलते हैं? जननीय अवस्था। इस तरीके से लैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं, मुखी अवस्था, गोदी अवस्था, लिंगी अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननीय अवस्था, ओरल, एनिक, फैलिक, लेटेंसी एवं जेनेटिकल, 5 अवस्थाओं को हमने इस तीसरे भाग में डिस्कस किया है। और इसी के साथ में हम इस मनोविश्लेषण सिद्धांत की पूर्णता करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक है, ये काफी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आप इसे समझेंगे, सुनेंगे तो 100% आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे को आप इस निःशुल्क मुहिम को राजस्थान के प्रत्येक
शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए, लाइव स्ट्रीम तैयार करने के लिए मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।